नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम आज एक इम्पोर्टेंट जो सीरीज है उसको डिस्कस करेंगे। वो है आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जैसा आपको पता है कि 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके हर एक चैप्टर से कवर किया जाता है आपके पूरे सिलेबस में से। तो वैसे तो मैंने आपको हर एक जो चैप्टर 9th क्लास का जो कवर करवा रखा है, वहां पे मैंने थ्योरी पार्ट भी आपको बता रखा है, और वहां से सारे एमसीक्यू जो है वो कवर होंगे। फिर भी यहाँ पे हम आज स्पेसिफिक करके क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और फिर उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपना कॉपी पेन साथ में रखिए और शुरू हो जाए मेरे साथ। तो आपके पास पहला प्रश्न है कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात है। तो बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुपद की घात क्या होती है? तो चर की जो अधिकतम घात होती है उसी को बहुपद की घात बोला जाता है। चर की अधिकतम घात, तो चर क्या है यहाँ पे? चर यहाँ पे है आपके पास x। तो x में आपके पास अधिकतम घात कितनी है? आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3 है। तो यहाँ पे जो इसका सही विकल्प रहेगा वो रहेगा आपके पास 3 रहेगा, क्योंकि बाकी यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है, बहुपद 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2 + x² प्लस x में x² के गुणांक को पहचाना। गुणांक यानी कि गुणा हुआ अंक। 2 + x² प्लस x, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इसके साथ x² के साथ क्या अंक लगा है? कुछ भी नहीं लगा है। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तो ये आपके पास थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में। तो अगर आपके पास माना ये व्यंजक दिया है और उसका आपने शून्य फाइंड आउट करना है, तो उसका एक सरल तरीका होता है, उसको आप शून्य के बराबर रखोगे। तो शून्य के बराबर रखोगे, +5 बार को चला जाएगा तो -5 रहेगा। तो इस तरह शून्य निकालने का एक तरीका होता है आपके पास। परंतु ये द्विघात समीकरण जो दे रखा है आपके पास, द्विघात बहुपद दे रखा है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो इसके शून्य निकालना थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एक इसके जो रूट रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे, और वो हमने अभी सीखा नहीं है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो मैंने ये बताया कि किसी भी बहुपद के शून्य के निकालने के लिए आपने उस व्यंजक को या उस बहुपद को शून्य के बराबर रख देना और आपके पास शून्य मिल जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज में आपके पास 4 कोण होते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया इस तरह का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूं तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज बने। तो एक त्रिभुज का 180 डिग्री हुआ, दूसरे का भी 180 हुआ। तो 180 और 180 कितना हो गया आपके पास? 360 डिग्री। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है आपके पास, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। किसी भी बहुपद में अगर आपने किसी भी अगर बहुभुज बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, इसको आपने नोट करना है अपनी कॉपी पर। आंतरिक कोणों का योगफल क्या फॉर्मूला है उसके लिए? ये मैं दोबारा कर देता हूं। यहाँ पे आपने नोट करना है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल। आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला आपके पास? ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास बराबर है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अभी n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है आपके पास? भुजाओं की संख्या। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होगी, तो 4 - 2
2 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 डिग्री आएगा। और अगर इसी तरह आपके पास पंचभुज है तो 5 माइनस 2 हो गया 3, 3 गुणा 18 180 हो गया 540। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास, ये आपने अपने नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है आपने। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये भी आपने सीख रखा है, एक प्रमेय था आपके पास 9th क्लास में ही है, वृत्त वाले चैप्टर में, कि अगर आप और त्रिभुज वाले में भी है कि अगर आपके पास ये बराबर भुजाएं है तो बराबर भुजाओं की इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला है और इस भुजा का ये वाला है, तो ये क्या होंगे आपके पास बराबर होंगे। अगर आपके पास कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये रहेंगे इसके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मूव करेंगे हम आगे। तो आगे आपके पास √2 एक संख्या है। कैसी संख्या है √2? तो आपने सीख रखा है कि जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, यानी कि आपके पास अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल है वो हमेशा ही क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। यदि दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर, नहीं बराबर, 90 180। तो ये मान लो ये आपके पास दो भुजाएं हैं प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद करने पे यहाँ पे कुछ कोण बनेंगे आपके पास। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इनको क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा आपके पास। तो ये हो गया 3 और 4। तो कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के, और कोण 3 किसके बराबर हो गया, कोण 4 के। तो ये कौन से कोण है आपके पास, ये आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है, और ये कैसे होंगे आपके पास, बराबर होंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही रहेगा। अब बिंदु 5-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आपके पास ये चतुर्थांश है, ये आपके पास x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो यहाँ पे दोनों ही धनात्मक होते हैं इस अक्ष में, पहले चतुर्थांश में। ये पहला चतुर्थांश है, ये आपके पास दूसरा चतुर्थांश है, यहाँ पे x माइनस रहता है और y प्लस रहता है। और ये आपके पास तीसरा चतुर्थांश है, यहाँ पे दोनों ही माइनस रहते हैं, x भी माइनस रहता है और y भी माइनस रहता है। ये चौथा चतुर्थांश है आपके पास, और यहाँ पे x प्लस रहता है और y माइनस रहता है। तो यहाँ पे x प्लस दिख रहा है और y माइनस दिख रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में लाइक कर रहा है ये रहेगा आपके पास चतुर्थांश 4, चतुर्थांश आपके पास चौथा। एक प्रतिवर्ती कोण का माप कितना होता है? तो आपको पता है प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, आपके पास 90 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा और 360 से कम। क्योंकि आपने देखा है कि ये वाला कोण आपके पास ये होंगे न्यून कोण, यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये रहेगा आपके पास न्यून कोण। और यहाँ पे रहेगा समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे आप, समकोण बोलेंगे। और इससे अधिक होगा अधिक कोण, ये रहेगा आपके पास अधिक कोण 90 से ज्यादा, और यहाँ तक 180 डिग्री तक। और इससे ज्यादा रहेगा जो, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो x बड़ा है 180 डिग्री से और 360 डिग्री से छोटा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 9। तो मूव करेंगे हम आगे। आगे आपके पास एक ऋजु कोण का माप किसके बराबर होता है? तो आपको पता है कि ऋजु कोण जो होता है वो दो समकोणों के बराबर होता है, दो समकोणों को योग के बराबर होता है। तो यानी कि वो 180 डिग्री होता है एक सरल रेखा पर। ये जो बनता है कोण आपके पास, इसको क्या बोलते हैं आप, ऋजु कोण। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो खालिस्तान होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो आपने सीख रखा है जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो आपके पास शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती होगा। और अपरिमेय संख्या जो होती है
और अपरिमेय संख्या जो होती है आपके पास, अपरिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है आपके पास? उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनवसानी अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। ये रहेगा, तो इसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। अब 12वां क्वेश्चन देखो, 16 की घात 3/2 है का मान है। तो आपने 16 के गुणनखंड करने हैं, तो क्या होंगे? 2 गुणा 2 और पूरे की घात 3/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो इसकी घात मैं अपनी ओर से 1 लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि अगर आधार एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे प्लस कर दो इनकी पावर, तो ये हो जाएगी 2 की घात 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 की घात 3/2। तो क्या है ये आपके पास? ये आएगा 2 की घात 4 की घात 3/2। तो 2 दूनी 4 और ये आया, मल्टीप्लाई कर दो 2 की घात 6। 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ? 2 को 6 बार गुणा करना है आपने। तो ये आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब देखो 13वां क्वेश्चन जो है, 4 माइनस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 क्या है आपके पास? एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अगला है, 3 पदों वाले बहुपद को कहा जाता है। अब घाती और यहाँ पे घाती और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुपद की पद के हिसाब से पूछा है, तो एक पद होगा तो एक पदी, 2 पद होंगे तो द्विपद, और 3 पद होंगे तो त्रिपद। तो 3 पद है तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिपद बोलेंगे। त्रिघाती और त्रिपद में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास ऐसा है 2x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 3 है, तो इसको बोलेंगे हम त्रिघाती। इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। और साथ में ये क्या है आपके पास? ये त्रिपद भी है। पद भी कितने इसमें? 3 है, तो इसको त्रिपद भी बोला जाएगा। परंतु घात और पद में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो मान लो अगर यही होता आपके पास 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 6, तो ये क्या है आपके पास? ये त्रिघाती होता, त्रिघाती बहुपद होता ये। परंतु इसमें पद कितने? 1 2 3 4, तो 4 पदी होता ही आपके पास। बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पे आपको अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था वहां पे, तो उससे आपने उसको आपने नोटबुक पे बनाया होगा। यहाँ दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस होता है, और ये पहला चतुर्थांश है। ये दूसरा है आपके पास, ये तीसरा है, यहाँ पे दोनों ही माइनस होते हैं। और ये चौथा है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस होते हैं। तो आपको x माइनस दिख रहा है और y प्लस का दिख रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में? ये दूसरे चतुर्थांश में है। इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो चलो आगे है आपके पास -4 और 3, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो कौन से चतुर्थांश में लाई कर रहा है? x माइनस और y प्लस, तो ये दूसरे चतुर्थांश में रहेगा। y के निर्देशांक को यह भी कहा जाता है भुज, कोटि, मूल बिंदु या कार्तीय तल। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको फिर से समझ आ जाए, या फिर आपने पढ़ा नहीं हो तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक तल बनाया मैंने, तो ये आपके पास एक्स अक्ष होता है, ये वाला एक्स अक्ष होता है, और ये एक्स डैश होता है आपके पास। इधर को ऋणात्मक आता है और इधर को धनात्मक आता है। वैसे ये वाई है और ये वाई डैश है। तो ये आपके पास इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे, और इस पूरे को एक्स अक्ष बोला जाता है, और इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये जहां से दोनों लाइनें क्रॉस हुई, जहां पे दो संख्या रेखा क्रॉस हुई,
ये मूल बिंदु है आपके पास, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, 0,0। यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि निर्देशांक जो है ये पूरा क्या है, इस पूरे को क्या बोलेंगे आप, इस पूरे को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप इसको, कार्तीय कार्तीय तल बोलेंगे। इसको आप कार्तीय तल बोलेंगे। और यहाँ पे ये मूल बिंदु है जो यहाँ पे मैंने ब्लू करा है। तो यहाँ पे जब आप निर्देशांक को निर्देशित करते हो, मान लो यहाँ पे आपने पहला x, पहले तो आपने x लिखना है, फिर आपने y लिखना। मान लो आपके पास पॉइंट है 4 और 3, तो x का निर्देशांक जो है उसको बोला जाता है भुज, और जो y का निर्देशांक होता है उसको बोला जाता है कोटि। कोटि क्या है आपके पास, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक आपके पास कोटि है, और भुज क्या है आपके पास, x का निर्देशांक। x का निर्देशांक क्या है आपके पास, भुज है, और y का निर्देशांक क्या है, कोटि है। तो y के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसी तरह x के निर्देशांक को यह भी कहा जाता है, तो x के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दो पदों वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, जिसमें दो पद हो, तो उसको क्या बोला जाता है, मैंने अभी बताया था, पदों के हिसाब से आप क्या बोलोगे, द्विपद। क्या बोलोगे, द्विपद। क्षैतिज रेखा को कौन सी अक्ष कहा जाता है, तो ये आपके पास क्षैतिज है, और ये आपके पास ऊर्ध्वाधर है। ये आपके पास y अक्ष जो है वो x अक्ष क्षैतिज है, और y अक्ष क्या है, ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल लाइन भी कहा जाता है। वर्टिकल लाइन कहा जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, यानी कि क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं आप, एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं आप, उसको वाई अक्ष बोलोगे। तो ये आपने नोट कर लेना है, यहाँ पे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोला जाता है। तो मूव करेंगे हम आगे। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने नोट करना है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बाह्य कोणों की बात हो रही है। बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। अब ये ध्यान में रखना है, आपने 8th क्लास में हमने सीखा था कि बहुभुज आपके पास चतुर्भुज भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, और सप्तभुज भी हो सकता है। तो जितने प्रकार के, इन सबको क्या बोलेंगे हम, बहुभुज बोलेंगे। और उनमें जो बाह्य कोण होगा उनका योगफल हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अगला है आपके पास 22वां क्वेश्चन, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। तो वृत्त की परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब यहाँ पे परिधि है। परिमाप और परिधि एक ही बातें हैं, पर ध्यान रहे जब आपके पास कोई गोल होगा, कोई वस्तु, कोई चीज आपके पास गोल होगी तो वहां पे परिधि निकाली जाती है, और जहाँ पे आपके पास भुजाओं वाला कोई आकृति होगी वहां पे परिमाप निकाला जाता है। तो यहाँ पे परिधि की बात हो रही है, वृत्त की होती है आपके पास कितनी, 2πr। वृत्त की कितनी होती है, 2πr। तो अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी आपके पास, आधा कर दो। अर्धवृत्त की परिधि क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि बटा, वृत्त की परिधि बटा 2। आधे का मतलब है भाग देना है 2 से। तो वृत्त की परिधि आपके पास 2πr है, और इसको 2 से भाग दे दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, पाई आर मिला। तो आंसर रहेगा ये वाला, पाई आर। जीवा और किसी भी चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ये भी हमने सीखा था, मैंने आपको अच्छे से नोट करवाया था।
ये क्या बोल रहा है कि जीवा, कोई जीवा ले ली मैंने, मान लो ये जीवा ले ली ए बी जीवा, और ये चाप है आपके पास, ये वाली चाप, ये मैंने डार्क कर दिया। जीवा और इस चाप के बीच के का जो क्षेत्र होगा, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है वृत्तखंड। इसको क्या बोलेंगे आप? वृत्तखंड। वृत्तखंड बोलेंगे हम इसको। तो ये तो आपके पास ये वाली कौन सी चाप है? लघु चाप। और ये वाली कौन सी आपके पास? दीर्घ चाप। ये कौन सी चाप है आपके पास? दीर्घ चाप। तो ये वाला क्या हो गया आपके पास? दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया आपके पास दीर्घ वृत्तखंड। और ये वाला हो गया जो मैंने शेड करा हुआ है, ये हुआ आपके पास लघु वृत्तखंड। अभी आपसे दीर्घ और लघु पूछा नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि क्या बोलेंगे, तो वृत्तखंड बोलेंगे। तो दीर्घ चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, और लघु चाप और जीवा के बीच के क्षेत्र को आप क्या बोलोगे? लघु वृत्तखंड बोलेंगे। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, कैपिटल ए बी सी दी है, तो यहां आपने ध्यान रखना है। तो हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं है। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं आप कैपिटल ए बी सी ले लो, तो ये फॉर्मूला रहेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। तो ये आंसर रहेगा इसका। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो कट हो गया मेरे से एडिट करती बार। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, ये आकृति दी है आपके पास, और एक्स और वाई कोण निकालना है आपने इसमें। तो इसको ध्यान से देखो। एक्स कोण कैसे निकलेगा आपके पास? अगर मैं इस भुजा की बात करूं, ये वाली भुजा, तो एक सरल रेखा पर बने कोण है ये। और एक सरल रेखा पे कितने का कोण बनता है आपके पास? यहाँ कर रहा हूं मैं इसको, 25वां क्वेश्चन है। यानी कि 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो ये क्या है? एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 100 रेखा पर बने कोणों का योगफल, पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 50 पार को चला जाएगा, तो x क्या बनेगा आपके पास? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना हुआ ये? 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 130 डिग्री। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ ध्यान देना है, अब आपने यहाँ ध्यान देना है कि ये दोनों ए बी रेखा किसके समांतर है? सी डी रेखा के है। तो यहाँ पे आपके पास जेड की आकृति बन रही है, और ये अंतःएकांतरण कोण है, यानी कि आपके पास कोण वाई किसके बराबर हो जाएगा? कोण एक्स के बराबर आ जाएगा। और एक्स आपने निकाल रखा है कितना? 130 डिग्री। और ये क्या है आपके पास? अंतः एकांतरण कोण। और ये हमेशा बराबर होते हैं आपके पास, अंतः एकांतरण कोण। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आई आपके पास? x और y आपके पास कितना आ गया? 130 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपके पास। तो हम मूव करेंगे आगे। अगला है आपके पास 26वां क्वेश्चन। एक सिक्के को उछालने पर पट की प्रायिकता निकालनी है आपने। तो जब सिक्के को उछालते हैं तो आपके पास या तो चित्ता आता है या पट आता है, यानी कि हेड या टेल आता है। तो इनमें से एक आने की संभावना क्या है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम एक है, कुल परिणाम दो है। तो इसका जो प्रायिकता रहेगी वो रहेगी 1/2। और ये कभी भी नहीं हो सकता ये वाला ऑप्शन,
क्योंकि प्रायिकता हमेशा एक या एक से कम आती है, एक भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है, परंतु दो कभी नहीं हो सकती। तो ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो आपके पास जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ग रहेगा। तो अगला है 27वां क्वेश्चन आपके पास, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का होता है। अब आपको पता है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने देखा कि जो बेलन का आयतन है वो 1/3 होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है बेलन के आयतन का। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ख है वो करेक्ट रहेगा। 28वां क्वेश्चन देखो, माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र ये रहेगा आपके पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये रहेगा आपके पास। मूव करेंगे हम आगे, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त का निश्चित बिंदु क्या कहलाता है। मान लो ये बिंदु है, इसको हम निश्चित बिंदु बोलेंगे, तो ये क्या है आपके पास, केंद्र है। तो केंद्र है ये आपके पास, या मूल भी बोल सकते हो। तो इस ये क्या है आपके पास, इसको एक स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया गया, वो है आपके पास केंद्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में मापा जाता है, वर्ग लीटर तो नहीं मापा जाता, ना ही घन में नापा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप आयतन निकालते हैं, आयतन तो आपके पास घन इकाई रहता है, वो घन इकाई, इकाई मतलब सेंटीमीटर, मीटर, या और जो जब वर्ग निकालते हो, जो क्षेत्रफल निकालते हो, सॉरी, जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो रहता है आपके पास वर्ग इकाई, मतलब यूनिट का क्या रहेगा आपके पास, वर्ग। तो वर्ग अगर मीटर है तो वर्ग मीटर में नापा जाएगा उस। 31वां क्वेश्चन है, जब दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर हो तो समान समांतर चतुर्भुज के बीच होते हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच होते, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपने होमवर्क करना है। जब दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच होते हैं तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इजी है ये। आपने समझना है कि दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच बन रहे दो समांतर चतुर्भुज, इधर को भी बन सकता है और ऐसे को भी बन सकता है। तो इनके जो क्षेत्रफल आएंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा। तो ये होमवर्क है आपको। अगला है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा आपके पास 4 गुणा भुजा स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा अगर ए ले ली आपने तो ये रहेगा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन है इसका 4 गुणा भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल का होता है। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। तो देखो यहाँ पे शीर्ष लंब और आधार गुणा हो रहे, तो इसका क्या होता है, आधा होता है। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो मूव करेंगे हम आगे। 38 नंबर पे देखो, वह मान जो किसी डेटा में बहुत बार प्रकट होता है, तो जो बहुत बार आता है उसको बहुलक बोला जाता है। 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा ये 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, फिर से ये 2 कट गया इससे, तो क्या मिला आपको 22 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना मिला आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो।
40 नंबर पे देखो आपके पास एक चाप एक होती है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। एक चाप एक अर्धवृत्त होती है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। अब आपको पता है कि अगर ये व्यास है, अगर ये ऐसे सिरे इसके मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास अर्धवृत्त बन जाएगा। अगला है 41। एक समचतुर्भुज एक क्या हो सकता है, समचतुर्भुज माने तो सम का मतलब समान, चतुर का मतलब चार भुजाएं। तो आपके पास वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो क्या हो सकता है, वो आपके पास वर्ग हो सकता है। तो मूव करेंगे हम आगे। अगला है आपके पास, अगला है आपके पास, ये रह गया बीच में। ये रह गया आपके पास। तो यहाँ पे ये है आपके पास 42, 43 और 44 और ये 45। तो ये रहेंगे आपके पास। तो अगला है 42 नंबर पे, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, ये देख लेते हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 का वर्ग। तो ये आएगा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो ये आएगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14। तो 14 चक्का 56 हासिल 5, 14 चक्का 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर को। तीन भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं। तो तीन भुजाओं वाली आकृति को आयत और वर्ग तो बिल्कुल नहीं कहते, तो क्या कहेंगे उसको, त्रिभुज कहेंगे। अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, परंतु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, 3 पाई r स्क्वायर। तो आपके पास कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये, तो ये रहेगा 3 पाई r स्क्वायर। 45 नंबर पे देखो, शंकु का आयतन ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या भी एक दे रखी है और ऊंचाई भी एक दे रखी है। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपके पास, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1 का वर्ग और h भी आपके पास 1 है। तो ये तो सारा 1 हो जाएगा और ये बन गया 1/3 गुणा 22/7। तो ये आया, गुणा कर दो डायरेक्ट, 22/7 या 21। तो ये आया आपके पास, आयतन है 22/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने को लिखा है, तो आपने ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है एग्जाम में, क्योंकि ये आयतन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ये 22/21 ये भी और ये भी आपके पास, परंतु ये स्क्वायर और ये क्यूब है। तो यही आपने ध्यान रखना है कि जब आयतन होता है आपके पास तो वो क्यूब रहता है, उसमें जो यूनिट रहेंगे उसका क्यूब रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर गो। तो आपने ये अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है और बार बार अभ्यास करना है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज हमने जो शुरू की है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे हर एक चैप्टर वाइज, और आपके पूरे 16 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, 16/16। तो बस शर्त यही है कि आपने क्या करना है, मेरे साथ अभ्यास जरूर करना है। और जो मैं ये साथ में ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसको आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना और बार बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट से भरपूर होते हैं आपके पास। तो अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनका भी बेनिफिट हो सके।
Thanks for watching and keep learning.